हेलो, क्या हाल चाल है? आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। एक शॉर्ट में पिन दिया हुआ है, BWC के नाम से जानते हैं। और हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड कर लिया है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, जिसका नाम है कार्बन इट इज कंपाउंड। कार्बन के बारे में जानेंगे और कार्बन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अभी तक हम जानेंगे और डिफरेंट करेंगे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्जेक्ट किस प्रकार से बनते हैं, और इसको हम वैदिक काल या आज के समय के मॉडर्न के ज़माने से हम जोड़ेंगे। पहले क्या क्या खूबियाँ थी, आज के ज़माने में क्या क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा फर्स्ट और चैप्टर हमारा रहेगा 4। किसके बारे में बात कर रहे हैं? चैप्टर रहेगा कार्बन एंड इट इज कंपाउंड। कार्बन के कंपाउंड के बारे में हम जानेंगे और ये लेक्चर हमारा है फर्स्ट। लेक्चर हमारा फर्स्ट रहेगा और इसके साथ में कार्बन इट इज कंपाउंड, कार्बन के बारे में लेक्चर फर्स्ट रहेगा। और चैप्टर अगर देखें अपनी NCERT बुक के हिसाब से तो ये हमारा चैप्टर 4th चैप्टर है। और केमिस्ट्री में यानी क्लास टेंथ में हमें केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर केवल 5 ही करने हैं, जिसमें से 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 4th नंबर का फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में एक चैप्टर बचेगा पीरियोडिसिटी, और हम उसको भी पढ़ेंगे। पीरियोडिसिटी इसको भी जानेंगे, पीरियोडिसिटी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्बन की, और कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है? आप सब बढ़िया होंगे। और अगर आप फ्रॉग की लेग पीस खा रहे हैं तो उसको साइड कर दें, और बालवीर या बाहुबली आपके साइड में लगे हुए हैं तो उनको भी साइड कर दें और खामोश होकर एकदम से कानों में ईयरफोन लगा लें। ईयरफोन ना लगाएं तो वॉल्यूम को तेज कर लें। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस की प्रॉब्लम है, तो वॉइस को बढ़ा लें और इत्मीनान से पानी उनी पी के बैठे, नोट अपने ले लें कलम हाथ में। और फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज हम लेक्चर फर्स्ट। चैप्टर हमारा है कार्बन। पढ़ेंगे हम कार्बन के यौम उसके यौगिक। कार्बन यौम उसके यौगिक चैप्टर का नाम डाल लेते हैं और लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है। और हमारे बैच का नाम आप जानते ही होंगे, बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास 0.1। और आपके चैनल का, हमारे चैनल का खूबसूरत नाम क्या है? बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आप चाहे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको साइंस बताने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। दोनों हम ये पढ़ेंगे। ये 4 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे और 4 सब्जेक्ट आपके मजबूत कराने का हम वादा करते हैं। 90 दिन का टारगेट लिया है। 90 दिन के अंदर में आपको हम कंप्लीट क्लास 10th की केमिस्ट्री, जूलॉजी और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट आपको बताने का संघर्ष हमने किया है। आप संघर्ष करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मैं जिस प्रकार से मेहनत कर रहा हूँ, अभी रात के बज रहे हैं लगभग 3, और मैं आपके लिए जग करके, थोड़ी सी ठंडक भी हो रही है अब आज के टाइम में, और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। जैसे इसी प्रकार से आप टाइम को न देखते हुए आप वीडियो देखें और अपना स्टडी टेबल बना के रखें, और एक एक चैप्टर हर रोज करें। बोझ बना के ना रखें। जो सब्जेक्ट पढ़ें वही सब्जेक्ट के नोट आपके पास होने चाहिए और वही सब्जेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि 30 मिनट्स कोई और बुक पढ़ी और 30 मिनट्स और कोई बुक पढ़ने का इंतजाम या मन के अंदर ठान के बैठे। एक 1 डे में 1 सब्जेक्ट का 1 चैप्टर ही करने का प्रयास करें। चाहे एक टॉपिक कंप्लीट करें, लेकिन ईमानदारी से और 100% देकर ही कंप्लीट करें। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट इज कंपाउंड। कार्बन एंड इट इज कंपाउंड। कार्बन एवं उसके यौगिक।
कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर हमारा है फोर्थ, यहाँ पर लिख देते हैं चैप्टर है फोर्थ और लेक्चर है 1। और हम पढ़ क्या रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कार्बन के बारे में जानेंगे कि होते क्या क्या है कार्बन। कार्बन को एक्चुअल में हम समझेंगे। कार्बन वो ऐसा एलिमेंट्स है जो किसी भी कंपाउंड के साथ में जुड़ करके वो उसका आर्गन कहलाता है। कार्बन अगर नहीं होगा तो कंपाउंड का कंप्लीट नाम नहीं हो पाएगा, नामिनेशन नहीं हो पाएगा, नामकरण नहीं हो पाएगा। जैसे बैकबोन इंसान की क्या होती है, एक बैकबोन रीढ़ की हड्डी जो होती है आपको स्ट्रेंथ देने का कार्य करती है। इसी प्रकार से हर एक कंपाउंड का जो कार्बन होता है वो आर्गन है। तो आप देखें और हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत पुराने समय की बात, बहुत पुराने समय की, ये हिंदी नोट कर लें, ये हिंदी नोट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बहुत पुराने समय की बात, बहुत पुराने समय की बात, बहुत पुराने समय से ही, यहाँ पर नोट करें, बहुत पुराने समय से ही ह्यूमन, बहुत पुराने समय से ही ह्यूमन डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड, कंपाउंड का यूज कर रहा है, कंपाउंड यूज कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में पहले जब पुराना जमाना था, यानी पहले ओल्ड टाइम की बात करते हैं, जो बीता हुआ समय था, उस समय में हमको कंपाउंड के बारे में जानकारी भरपूर नहीं थी। इंडिया में वैदिक काल से, इंडिया में वैदिक काल से, वैदिक काल से कुछ कंपाउंड को ज्यादातर यूज किया जाता था, जैसे शर्करा, सिरका, शर्करा, सिरका और हरा कशिश, ठीक है, हरा कशिश और मदिरा। इस प्रकार के एलिमेंट्स को या कंपाउंड को, इस प्रकार के कंपाउंड को यूज किया जाता है। इसके साथ में अदर कंपाउंड्स जैसे नौशादर, कपूर और नौशादर और कपूर आदि पुराने समय से बहुतायत यूज किए जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सी वनस्पतियां, इसी प्रकार से बहुत सी वनस्पतियां भी यूज की जाती हैं। ह्यूमन के डेवलपमेंट के, जैसे इसके ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत से ऐसे कंपाउंड यूज किए जाते हैं। ह्यूमन के ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए बहुत से कंपाउंड यूज किए जाते हैं। बहुत से कंपाउंड यूज किए जाते हैं। ह्यूमन के डेवलपमेंट के साथ साथ विभिन्न कंपाउंड की संख्या में वृद्धि हुई। जिस प्रकार से ह्यूमन की वृद्धि, ह्यूमन की ग्रोथ होती गई, इसी प्रकार से
अनेक प्रकार के कंपाउंड की खोज होती गई। आज के ज़माने में बहुत प्रकार से कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड खोजे जा चुके हैं। कैसे? कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड खोजे जा चुके हैं। आप इसको पॉज़ करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है आपके लिए। बहुत पुराने समय से ही ह्यूमन डिफरेंट टाइप के कंपाउंड यूज़ करता है, और जिस प्रकार से वैदिक काल से सरका, श्रिकरा या कोई ऐसे एलिमेंट्स जिनके बारे में आप देख सकते हैं, बहुत से ऐसे कंपाउंड यूज़ किए जाते थे। सिरका पहले ज़माने में, शर्करा बहुत पहले ज़माने में, मदिरा, इस प्रकार के जो कंपाउंड थे उनको हम यूज़ करते थे। नवसागर है, कपूर है, और जो है वनस्पतियों से बहुत से ऐसे कंपाउंड्स लिए जाते थे जो यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे-जैसे ह्यूमन की ग्रोथ होती गई, आदमियों की संख्या बढ़ती गई, इसी प्रकार से अलग-अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई, और वो कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड थे। इसके बारे में आप इसको नोट कर लें। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आएगा, इसमें थोड़ी-सी हल्की-सी जो है वो अपना छेड़खानी करेगा, देखेगा कि भई इसमें क्या होता है। तो हम देखते हैं उस साइंटिस्ट के बारे में और जानेंगे। आप इसको पॉज़ करके नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ना मन करे तो मत नोट करना, ठीक है? 1, 2, 3। साइंटिस्ट का नाम है फर्स्ट टाइम में निकोल्स लैमरी। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था निकोल्स लैमरी नामक साइंटिस्ट। निकोल्स लैमरी फर्स्ट टाइम में निकोल्स लैमरी ने 1675 यानी 1675 में केमिस्ट्री के अध्ययन को आसान करने के लिए इसे क्लासिफाई किया। कितने भागों में? 3 भागों में इसने क्लासिफाई किया, 3 वर्गों में क्लासिफाई किया, 3 वर्गों में। फर्स्ट वर्ग की बात करते हैं अगर हम, तो फर्स्ट वर्ग है मिनरल सब्सटेंस में। मिनरल सब्सटेंस। दूसरी बात करते हैं तो वेजिटेटिव सब्सटेंस। थर्ड नंबर की बात करते हैं अगर हम वेजिटेटिव सब्सटेंस, इसके बाद में एनिमल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो अकरेंस ऑफ मिनरल्स हो उनको क्या कहते हैं? मिनरल सब्सटेंस कहते हैं। जो सब्सटेंस किससे प्राप्त हो? मिनरल से प्राप्त हो, उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम सब्सटेंस, मिनरल ऑफ सब्सटेंस कह देते हैं। जो वेजिटेबल से प्राप्त हो उनको हम क्या कह देते हैं? वेजिटेबल सब्सटेंस कह देते हैं। जो एनिमल से प्राप्त हो उनको हम क्या कह देते हैं? एनिमल सब्सटेंस कह देते हैं। अब हम एक-एक के बारे में जानेंगे। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं मिनरल सब्सटेंस ऑफ, यहाँ पर फर्स्ट नंबर की हेडिंग डालते हैं मिनरल सब्सटेंस के बारे में। दे सब्सटेंस ऑफ मिनरल्स, उन्हें खनिज मिनरल्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? खनिज मिनरल्स कहते हैं। इसी प्रकार से वेजिटेबल के सब्सटेंस को वेजिटेटिव मिनरल्स कहते हैं, एनिमल के सब्सटेंस को एनिमल सब्सटेंस कहते हैं। हम इस प्रकार से इनको कंप्लीट जानते हुए पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में हम क्लासिफाई करेंगे कि केमिस्ट्री कितने भागों में
डिवाइड हुई और इसके क्या-क्या नेचर है। आप इसको वीडियो को पॉज़ करें और इसको ज़रूर अपने नोटबुक में नोट कर लें। इन्हीं सब्सटेंस के बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। इन्हीं सब्सटेंस यानी मिनरल सब्सटेंस जो होते हैं, दे सब्सटेंस ऑफ मिनरल, इन्हीं खनिज मिनरल्स कहते हैं। फिर इसके बाद में हम सेकंड की बात करेंगे वेजिटेटिव सब्सटेंस, फिर उसके बाद में हम एनिमल सब्सटेंस की बात करते हैं। वीडियो को पॉज़ करके नोट कर लें। आपने नोट कर लिया होगा, हम डालते हैं 1 2 3। दूसरी हेडिंग मिनरल सब्सटेंस हो गई। फर्स्ट हेडिंग हमने पढ़ ली है, दूसरी हेडिंग है वेजिटेटिव सब्सटेंस। दूसरी हेडिंग डाल लें वेजिटेटिव सब्सटेंस। वेजिटेटिव सब्सटेंस के बारे में जानते हैं। वेजिटेटिव सब्सटेंस अकरेंस ऑफ प्लांट्स, जो सब्सटेंस प्लांट्स से प्राप्त होते हैं या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम वेजिटेटिव सब्सटेंस कहते हैं। उन्हें हम वेजिटेटिव सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो जैसे रबर, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल बोल देते हैं इसको। एसिटिक अम्ल होता है और दूसरा एसिटिक अम्ल गोंद, कपूर, गोंद, कपूर, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल और मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल, ठीक है, अतः या आदि लिख देते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद में थर्ड नंबर की हेडिंग पढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे एनिमल सब्सटेंस। एनिमल सब्सटेंस, एनिमल सब्सटेंस के बारे में जानते हैं। जो ये अकरेंस कैसे होते हैं, जो सब्सटेंस एनिमल से प्राप्त होते हैं उन्हें एनिमल सब्सटेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, एनिमल सब्सटेंस कहते हैं। जेलेटिन, हीमोग्लोबिन, यूरिया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं जेलेटिन, हीमोग्लोबिन और यूरिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। कुछ समय बाद यह बदला सा लगने लगा और फिर उसके बाद में केमिस्ट्री को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। तब तक हम मार्कर में थोड़ी इंक डाल लेते हैं, फिर आगे हम नोट करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ना लेकर के वीडियो को पॉज करें और फिर उसके बाद में नोट करें। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, वीडियो नोट किया होगा। हम मार्कर को इंक पिला चुके हैं और ये भी थोड़ा भूखा हो चुका था, नर्वस हो चुका था।
लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस जल्दी से इसको हम समाप्त करेंगे। आपने इसका जो है नोट कर लिया होगा। कुछ थोड़ा इनके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से 2 भागों में डिवाइड होने जा रही है केमिस्ट्री, और उसी के संबंध में हम पढ़ेंगे। कुछ समय बाद कुछ समय बाद यह पाया गया कुछ समय बाद यह पाया गया कि अनेक सब्सटेंस एनिमल एंड प्लांट। कुछ समय पहले पाया गया कि अनेक सब्सटेंस प्लांट एंड एनिमल दोनों के सोर्स यानी स्रोत से मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो फॉर्मिक एसिड, दूसरा बेंजोइक एसिड। फिर इसके बाद में बाई बेयरमैन एक साइंटिस्ट आया और इसके बाद में इसने कुछ कार्य करना स्टार्ट किया। उस साइंटिस्ट का नाम बाई बर्गमैन, जिन्होंने हमको बताया कि किस आधार पर हम केमिस्ट्री को बांट सकते हैं। बाई बर्गमैन। सन कौन सा था? 1780 में केमिकल सब्सटेंस के आधार पर क्लासिफिकेशन में रिक्लासिफिकेशन किया। क्या किया? रिक्लासिफिकेशन किया और हमें एक न्यू क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। एक नया क्लासिफिकेशन बनाया। कौन? बर्गमैन 1718 में केमिकल सब्सटेंस के आधार पर। जो पहले क्लासिफिकेशन चलता था उस क्लासिफिकेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा क्लासिफिकेशन था? सबसे फर्स्ट नंबर वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। एक वेजिटेटिव और तीसरा वाला कौन सा था? एनिमल का था। फर्स्ट वाले की बात करें तो क्लासिफिकेशन 3 आधारों पे डिवाइड हुआ करते थे। वो तीनों आधार इसके कुछ इस प्रकार थे। एक का मिनरल सब्सटेंस था, दूसरे का वेजिटेटिव सब्सटेंस था, और तीसरे का, जैसे फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो मिनरल सब्सटेंस, और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो वेजिटेटिव सब्सटेंस, और थर्ड नंबर की बात करते हैं तो कौन सा इनका सब्सटेंस था? वेजिटेटिव, मिनरल्स और एनिमल सब्सटेंस। ये 3 सब्सटेंस के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया था। और फिर उसके बाद में साइंटिस्ट कौन आया? बर्गमैन साइंटिस्ट आया, और उसने क्या बता दिया? कौन से सन में आया? 1718 में आकर के उन्होंने बताया कि न्यू क्लासिफिकेशन के आधार पर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे। वीडियो क्लियर आ रहा है? आप इसको वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लें जल्दी से। आप इसको जल्दी से नोट करें। 1 2 3।
फिर न्यू क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन आए, और एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर होगा, वाइटल फोर्स थ्योरी। न्यू क्लासिफिकेशन की बात करें तो कौन सा न्यू क्लासिफिकेशन दिया? न्यू क्लासिफिकेशन को दो भागों में इन्होंने बांटा। फर्स्ट नंबर पे इन्होंने बताया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और दूसरा बताया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कहते हैं कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, और इसको बोलते हैं अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ के बारे में। तो फर्स्ट नंबर की हेडिंग डाल लेते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वे सभी पदार्थ जो जीवधारियों, वे सभी सब्सटेंस जो एनिमल, प्लांट से, एनिमल प्लांट से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए केमिस्ट्री में जिसमें इस नियम का अध्ययन किया, केमिस्ट्री में जिसने केमिस्ट्री में इस केमिस्ट्री में जिसने इस नियम का अध्ययन किया, इस नियम का अध्ययन किया, या विषय का, इस विषय का अध्ययन किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में जिसमें इस विषय का, इस विषय का या ब्रांच का अध्ययन किया, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कौन सी केमिस्ट्री कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लिवोलियस 1784 में, स्टार बना के लिख सकते हैं, साइंटिस्ट और है लिवोलियस 1784 में, 1784 में फोर्स के केमिस्ट यानी फ्लोरेंस, फ्रांस के कहाँ का था? फ्रांस के केमिस्ट, फ्रांस के केमिस्ट ने सिद्ध किया, फ्रांस के केमिस्ट ने सिद्ध किया कि कार्बन प्रत्येक कंपाउंड का आर्गन है। कौन सा साइंटिस्ट था? लिवोलियस 1784 में फ्रांस का एक केमिस्ट था जिसने सिद्ध किया था कि कार्बन प्रत्येक कंपाउंड का आर्गन है। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, और हमने कंप्लीट कर लिया है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में। कुछ थ्योरी लिखी है, वो सभी सब्सटेंस जो एनिमल और प्लांट से प्राप्त होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। केमिस्ट्री में जिसमें इस विषय का अध्ययन किया जाता है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लिवोलियस 1784 में फ्रांस के केमिस्ट ने सिद्ध किया कि कार्बन प्रत्येक कंपाउंड का ऑर्गन होता है। आप इसको वीडियो को पॉज करें और तुरंत जो है इसको अपने नोट में कंप्लीट नोट करते हुए चले। सेकंड हेडिंग डाल लें इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने इसको नोट कर लिया होगा, हम मिटाने जा रहे हैं 1 2 3।
दूसरी हेडिंग डाल लें इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वे पदार्थ जो वे सब्सटेंस जो एनिमल एंड प्लांट अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं, इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। केमिस्ट्री में इस ब्रांच के अध्ययन को या जिसमें इस ब्रांच का अध्ययन किया जाता हो, इस ब्रांच का अध्ययन किया जाता हो तो इसे हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं या कहलाती है। ये ब्रांच क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक ब्रांच कहलाती है। आप देख सकते हैं हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्लांट एनिमल से जो सब्सटेंस प्राप्त हो उन्हें ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, जो प्लांट एंड एनिमल दोनों से ना प्राप्त हो, ऐसे सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं आप, और इसको दोनों पॉइंट नोट कर लें। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, प्लांट और एनिमल से जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, और जो इन दोनों से प्राप्त ना हो, जैसे प्लांट और एनिमल से ना प्राप्त हो, उनको हम क्या कह देते हैं? जो है अन्य स्रोतों से प्राप्त होता हो, उसको हम कह देते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। आप इसको जल्दी से नोट कर लें। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे वाइटल ऑफ थ्योरी के बारे में। दिख रहा है, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ना लेते हुए, स्क्रीनशॉट इसका नहीं लेंगे, और इसको पॉज करेंगे वीडियो को पॉज करने के बाद तुरंत जो है इसको हम नोट करेंगे साथ साथ में। वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है, और वीडियो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करेंगे और साथ साथ में हमारे नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी। इसको मिटा दें। जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी।
दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को हिंदी में कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत आप इसको नोट कर सकते हैं। हम थोड़ा पढ़ेंगे। इस मेथड के अनुसार 1815 तक इस मेथड के अनुसार 1815 तक एनिमल से प्राप्त होने वाले किसी भी पदार्थ को किसी भी सब्सटेंस को लैब में नहीं बनाया जा सकता था। लैब में नहीं बनाया जा सकता था। लैब में नहीं बनाया जा सकता था, जबकि अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले सब्सटेंस को लैब में बनाया जा सकता था, जबकि बनाया जा सकता था। इस आधार पर ब्राजीलियस एक साइंटिस्ट था, ब्राजीलियस 1815 में एनिमल से इस आधार पर ब्राजीलियस ने 1815 में प्राकृतिक शक्ति यानी कि नेचर पावर से होने वाली नेचर पावर से होने वाली शक्ति बताया था। फिर इसके बाद में ब्राजीलियस ने इस पावर को वाइटल फोर्स बताया। ब्राजीलियस ने ही इस पावर को वाइटल फोर्स बताया था। बट दिस थ्योरी कुछ टाइम तक अमान्य रही। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट ये थ्योरी कुछ समय तक मान्य रही थी। आप इसको जो है नोट कर लें। इस मेथड के अनुसार 1815 में एनिमल से प्राप्त होने वाले किसी भी सब्सटेंस लैब में नहीं बनाए जा सकते थे, जबकि स्रोतों के से प्राप्त होने वाले सब्सटेंस लैब में बनाए जा सकते थे। इस आधार पर ब्राजीलियस ने 1815 में एनिमल से नेचर पावर से होने वाली शक्ति को बताया था। ब्राजीलियस ने इस पावर को वाइटल फोर्स बताया था। कुछ थोड़े समय के बाद में ये थ्योरी क्या हुई, ये नामान्य हो गई, ये फेल हो गई थ्योरी। और फिर उसके बाद में एक दूसरी शक्ति आई। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किस प्रकार से हुआ और कौन साइंटिस्ट आया जिसने इसको नष्ट कर दिया। तो आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और तुरंत जो है अपने नोट में इसको नोट करेंगे। 1 2 3
ब्रिजिलियस फ्रेडरिक होलर, एक साइंटिस्ट आया फ्रेडरिक होल, और उसने बताया भाई कि ये वाइटल फोर्स सिद्धांत जो है इसको हम नहीं मानते। फ्रेडरिक होलर 1828। फ्रेडरिक होलर, कौन सा सन था इसका? 1828। 1828 ने बताया प्रयोगशाला में अमोनिया साइनेट, प्रयोगशाला में अमोनिया साइनेट। अमोनिया साइनेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था। कैसा सब्सटेंस था? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सब्सटेंस लिया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को गर्म करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को गर्म करके यूरिया, क्या किया? यूरिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इसने गर्म किया और यूरिया एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? यूरिया एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, यूरिया को बना दिया, बना दिया। इस प्रकार से इसकी थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। इससे पहले अमोनिया साइनाइड को नोट करके लिखें, इससे पहले अमोनिया साइनाइड, अमोनिया साइनाइड को अमोनिया NH3 तथा हाइड्रोजन साइनाइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड के संयोग से प्राप्त कर लिया, संयोग से प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेडरिक होलर 1818 में बताया कि प्रयोगशाला में अमोनिया साइनेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को गर्म करके यूरिया एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इन्होंने बना दिया। इससे पहले अमोनिया साइनाइड को अमोनिया NH3 से हाइड्रोजन साइनाइड के संयोग से प्राप्त किया गया था। ठीक है, NH3 जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं NH3 प्लस, ये अमोनिया है HCNO, हाइड्रोजन साइनेट, इसके प्रेजेंस में क्या बनेगा? NH4CO, NH4CNO, NH4CNO। तो इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो NH4CNO इसकी रिएक्शन यानी गिब्स किसके साथ में? गर्म करने पर कौन कैसा करेगा? गर्म करने पर क्या बनेगा? NH2CO NH2, यानी कि NH2CO NH2, ये क्या है? ये यूरिया बनेगा, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अमोनिया साइनेट और उधर क्या है? यूरिया, अमोनिया साइनेट, और इधर बन के क्या तैयार हो गया? यूरिया तैयार हो गई। तो फ्रेडरिक की डिस्कवरी से वाइटल फोर्स की बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसकी थ्योरी से? फ्रेडरिक की थ्योरी से। फ्रेडरिक की थ्योरी से वाइटल फोर्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और अंत में फेल कर गई, फेल हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद में बहुत साइंटिस्ट आए। कोल्बे 1845 में, कोल्बे ने भी काम किया इस पे, एक साइंटिस्ट कोल्बे 1845
1945 में, और बर्थलेट ने भी कार्य किया। उसका सन कौन सा था? 1850। ये साइंटिस्ट आए और इसको और ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस दिए, और यही थ्योरी जो है, ये जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी को इन्होंने भी नकार दिया। और एक साइंटिस्ट जो ये फ्रेडरिक होलर आया, ये सबसे पहले इसमें बताया कि ये थ्योरी फेल कर जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन्हें बना दिया। एक संयोग भी बताया है कि उन्होंने क्या किया था, पहले एक संयोग से ही कुछ बना होगा। उन्होंने बताया था ये जो है नेचर शक्ति है, यानी कि प्राकृतिक शक्ति है, और उसी को उन्होंने क्या बोल दिया था? वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद में होलर यानी कि फ्रेडरिक होलर एक साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि ये प्राकृतिक शक्ति नहीं है, बल्कि इसको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कंबाइन से इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्गेनिक यानी यूरिया बनकर तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में कोल्बे ने भी इसमें काम किया, बार्टलेट ने भी इसमें काम किया। तो हमारा अब इसको जो है कंप्लीट जो है वीडियो को पॉज करें और इसको भी नोट कर लें। बस हमारा यही बेसिक था। आज हम कंपाउंड इट इज जो है कार्बन इट इज एंड कंपाउंड के बारे में हम जान रहे थे, कार्बन एंड इट इज कंपाउंड के बारे में। और यहीं पे हमारा लेक्चर होता है समाप्त, और मिलते हैं हम लेक्चर 2 में। कार्बन को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी ये बेसिक था, इसकी थोड़ी हिंदी ज़्यादा थी, इसमें हिंदी की थ्योरियाँ ज़्यादा थी। आप इसको नोट करके पढ़ने के लिए रख लें। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, उसके अंदर भी यही सब लिखा होगा, चाहे वहाँ से रीड कर लें चाहे यहाँ से रीड कर लें। और फिर उसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, और कार्बन को समझेंगे कि कार्बन एक्चुअल में होता क्या क्या है, कार्बन के अंदर, कार्बन के बाहर, कार्बन के चारों तरफ क्या क्या जुड़ेंगे क्या नहीं जुड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से डेवलप हुई है। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई, और यहीं से दो भागे यानी कि दो पार्ट इसके डिवाइड होते हैं। तो पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।